एक 60 साल की महिला कुछ सामान लेने के लिए एक किनारे वाले की दुकान पे जाती है और वहाँ पे जाके अपना पर्चा देती है और कहती है कि ये सामान मुझे चाहिए। अब वो किनारे वाला कहता है कि मैडम इसमें ये 2 सामान मेरे पास नहीं हैं, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, जब भी सामान आएगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। अब वो महिला वहाँ से चली जाती है। अब किनारे वाले के पास वो सामान आ भी जाता है दूसरे दिन, तो वो किनारे वाला उस 60 साल की महिला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आपका सामान आ गया है। तो वो बूढ़ी महिला कहती है कि देखो मैं तो तुम्हारे पास आ नहीं सकती क्योंकि मुझे थोड़ी परेशानी है, तुम ऐसा करो मेरे घर पे सामान दे जाओ, जो पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगी और घर पे एक एक चाय भी हो जाएगी। अब जो किनारे वाला है, जो परचूनी की दुकान वाला है, वो उस 60 साल की महिला के घर पे चला जाता है। किनारे वाले की उम्र महज 30 साल होती है। अब वो उस बूढ़ी महिला के घर पे चला जाता है, उसे सामान देता है, उसके घर पे चाय पीता है और बातों ही बातों में वो उसकी तारीफ करने लगता है। अब ऐसे ही करके इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती अवैध संबंधों तक पहुंच जाती है। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला 30 साल के लड़के से प्यार करने लग जाती है और इन दोनों के बीच में संबंध होना शुरू हो जाता है। जब भी समय मिलता था तो ये दोनों संबंध बनाया करते थे। और दोस्तों ये संबंध का समय चल ही रहा था कि अचानक एक दिन क्या होता है, अचानक से 2 कत्ल हो जाते हैं। और जैसे ही कत्ल होते हैं तो पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाती है और जैसे ही मर्डर मिस्ट्री सुलझती है तो दोस्तों इस कहानी को सुनकर लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों आज की कहानी इस 60 साल की महिला और इसके 30 साल के आशिक के ऊपर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 मर्डर हो गए और इन दोनों के बीच में प्यार कैसे हुआ। तो दोस्तों कहानी आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना की। और पटना में ही एक थाना लगता है, थाना पाटलिपुत्र। और थाना पाटलिपुत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जिसका नाम है नेहरू नगर कॉलोनी। और नेहरू नगर कॉलोनी की गली नंबर 2 में एक मकान पड़ता है जिसका नाम है सुजाता निवास। दरअसल दोस्तों यहाँ पे एक बुजुर्ग दंपत्ति यानी कि जोड़ा एक साथ रहा करता था और इनके घर के नीचे किराएदार रहा करते थे। अब जो बुजुर्ग दंपत्ति उनका नाम बताता हूँ। पति का नाम है NK श्रीवास्तव जिनकी उम्र 75 साल के आसपास होती है और इनकी पत्नी जिनका नाम है सुजाता देवी, उनकी उम्र 60 से 65 साल के आसपास होती है और इन्हीं के नाम के ऊपर इनके घर का नाम है सुजाता निवास। अब दोस्तों होता क्या है, दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 18 तारीख की। दरअसल होता क्या है, जो NK श्रीवास्तव हैं उनके घर के नीचे किराएदार रहा करते हैं। अब किराएदार रहा करते हैं तो होता क्या है, वो सुबह 9:30-10 बजे का समय होता है तो वो NK श्रीवास्तव जी को एक बार देखते हैं और इसके बाद में सुबह से लेके शाम हो जाती है, ना तो NK श्रीवास्तव जी नीचे उतरते हैं, ना ही उनकी पत्नी जो सुजाता देवी हैं वो नीचे उतरती हैं। किराएदार बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि NK श्रीवास्तव जितनी भी बार आते जाते थे, ऊपर घर पे जाते थे, तो वो उतनी ही बार जो किराएदार हैं उनसे बोला करते थे। लेकिन अचानक से आज क्या हुआ कि जो NK श्रीवास्तव हैं वो आज अपने किराएदारों से बोले भी नहीं। और NK श्रीवास्तव जी के घर में क्या होता है, हर 1-2 घंटे के बाद जोर जोर से शोर की आवाज़ आती थी क्योंकि इनकी अपनी पत्नी सुजाता से किसी न किसी बात से लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। लेकिन आज क्या हुआ कि इनके घर में से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो किराएदार बड़ा परेशान हो जाता है। तो किराएदार सारे दिन अपनी पत्नी से भी यही कहता है कि आज आवाज़ नहीं आई, पता नहीं क्यों मकान मालिक की। अब शाम को 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, लेकिन NK श्रीवास्तव के घर में से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब किराएदार को रहा नहीं जाता तो वो सीधा NK श्रीवास्तव के घर पे चला जाता है, यानी कि ऊपर वाली मंजिल पे, और बाहर से कुंडी खुली हुई होती है, उसको खटखटाता है। कई बार खटखटाता है तो भी आवाज़ नहीं आती अंदर से। वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो क्या करता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है।
और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि जो अंदर कमरा है, कमरे के अंदर एन.के. श्रीवास्तव, जिनकी उम्र 75 साल के आसपास है, उनके मुंह के ऊपर तकिया पड़ा हुआ है और पूरा शरीर जो है खून से लाल हुआ पड़ा है, यानी कि उनके ऊपर किसी ने चाकू से या किसी धारदार हथियार से वार किया है। अब वो ये देखकर चौंक जाता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब वो उनकी पत्नी सुजाता देवी को देखता है, जिनकी उम्र 60 से 65 साल के बीच में है। अब वो क्या करता है, वो घर में देखता है कि भाई माताजी कहाँ हैं, 60-65 साल की तो माताजी हैं। अब वो देखता है कि माताजी कहाँ हैं, तो वो देखता है कि जो किचन है वहाँ पे जो एन.के. श्रीवास्तव की पत्नी सुजाता है वो निर्वस्त्र अवस्था में, वो भी खून से लथपथ पड़ी हुई है, उनका सर कुचला हुआ है और उनके गले पे किसी ने चाकू से वार किया है। अब जो किराएदार होता है वो सकपका जाता है और जोर जोर से चीखता हुआ चिल्लाता हुआ घर के बाहर आता है, अड़ोसी पड़ोसियों को बताता है। अब ये वाली बात जो है पुलिस तक पहुंच जाती है और तुरंत पाटलिपुत्र थाने की पुलिस सुजाता निवास पर पहुंच जाती है और पूरे घर की घेराबंदी कर लेती है। एन.के. श्रीवास्तव और सुजाता देवी इन दोनों की बॉडी को हिरासत में लेती है और इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इनके घर को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है कि आखिर ये सब किसने किया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पुलिस ने सुजाता देवी की लाश को देखा था तो उसके जो है उंगलियों में जो अंगूठी थी, अंगूठी को चाकुओं से निकाला गया है। उनके कानों में सोने के कुंडल होने चाहिए थे, वो नहीं थे, और उनके हाथ में जो कड़े थे वो भी नहीं थे। उनकी अलमारी खुली हुई थी, उसमें जो भी पैसा था, जेवरात था, वो सारा का सारा साफ था। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो मामला है ये मामला लूट का है। तो पुलिस ने इस मामले को लूट के आधार पर, हत्या के आधार पर अपने पास नोट कर लिया। अब इसके बाद देखा जाता है कि आखिर इनके घर में कौन आया कौन नहीं आया। आसपास के सारे लोगों से पूछा तो किसी को कुछ नहीं पता। अब किराएदार से पूछा जाता है कि तुमने कितने बजे किसी को यहाँ पे आते हुए देखा, तो किराएदार साहब कहता है कि मैंने सुबह 10 बजे के आसपास जो एन.के. श्रीवास्तव जी हैं उनको आते हुए देखा, इनके अलावा मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा। अब पुलिस उस किराएदार से पूछती है कि एन.के. श्रीवास्तव जी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और इनके परिवार के लोग कहाँ हैं। तो दोस्तों किराएदार बताता है कि ये जो एन.के. श्रीवास्तव हैं वो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो कि सिवान के थाना नितान के पंचखली गांव के रहने वाले हैं और इनके 3 बेटे हैं, जिनमें कि एक बेटा हैदराबाद में रहता है और 2 बेटे दिल्ली में रहते हैं और ये तीनों ही सेटल्ड हैं, इनकी शादी हो चुकी है और इनके बच्चे भी हैं। अब इनके बच्चों के पास खबर कर दी जाती है कि आपके माता पिता के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इनके घर में सीसीटीवी कैमरा भी है। अब सुबह से लेके जब तक इन्होंने श्रीवास्तव जी को नहीं देखा था तब तक, यानी कि 10 बजे के आसपास तक पुलिस ने क्या किया, जो सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें चेक करना शुरू किया, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। आसपास के एरिया में गए, जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी वो सारी चेक की, फिर भी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा। अब क्या होता है दोस्तों, जो एन.के. श्रीवास्तव जी हैं उनके घर के कैमरे की फुटेज दोबारा से चेक की कि आखिर घर के अंदर कौन आया है कौन नहीं आया। तो इन्हें एक छोटा सा क्लू मिलता है। एक लड़का होता है जो कि एक कोने से चलता हुआ जा रहा था, जिसमें कि वो सीसीटीवी की फुटेज में ना आए। उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, वो एक बाइक पर बैठता है और निकल जाता है। अब कैमरे की जो क्लियरिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसमें उस लड़के का चेहरा भी आ जाए और उसके गाड़ी के नंबर भी आए, तो चेहरा और गाड़ी का नंबर नहीं आता। अब आता क्या है दोस्तों, आते सिर्फ उस लड़के के कपड़े हैं। अब लड़के के कपड़े होते हैं तो पुलिस अब क्या करती है, अब एन.के. श्रीवास्तव और इनकी पत्नी सुजाता श्रीवास्तव इन दोनों के नंबर को सर्विलांस पे डालती है और ये देखते हैं कि आखिरी बार इन लोगों ने किसको फ़ोन किया और जिन जिन को फ़ोन किया उनमें से कौन कौन इनके घर पे कत्ल के समय पे आया था। तो दोस्तों एक नंबर जो है अब सामने आता है और वो नंबर होता है अमित कुमार का, जिसकी उम्र महज
30-31 साल के आसपास होती है। अब पुलिस को अमित कुमार के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि इससे जो बात हुई थी वो हुई थी सुजाता देवी की, जिसकी उम्र थी 65 साल, और जो अमित कुमार है उसकी उम्र है 30 से 31 साल। अब इस अमित कुमार के जो नंबर है उसको सर्विलांस पे डाल देते हैं और उसकी वो देख लेते हैं कि कहाँ पे है इस समय, इसका नंबर ऑन कहाँ पे है। तो पता चलता है कि जो अमित कुमार है, इसका पूरा नाम अमित कुमार है और इससे टिंकू भी कहा जाता है, यानी कि अमित कुमार उर्फ टिंकू है इसका नाम, जो कि राजीव नगर रोड गली नंबर 27 में किनारा की दुकान है इसकी, यानी कि परचूनी की दुकान है। और ये जो व्यक्ति है ये शादीशुदा है, इसकी 2 बेटियां भी हैं। अब दोस्तों पुलिस क्या करती है, सीधे राजीव नगर की गली नंबर 27 की उसी किनारा की दुकान पर पहुंच जाती है। तो वो देखते हैं कि इसकी दुकान के पास वही वाली बाइक रखी हुई है जिस पे कि वो लड़का भागा था। और जैसे ही वो दुकान पर जाते हैं तो पता चलता है कि अमित कुमार ने अभी तक अपनी जो टी शर्ट है वो भी नहीं बदली। उसने क्या किया था, उनके घर पे जो हत्या हुई थी उसका खून साफ करके वही टी शर्ट पहन के आ गया था, और उसी टी शर्ट और उसी बाइक के आधार पर पुलिस अमित कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और सीधे पाटलिपुत्र थाना लेकर जाती है और वहाँ पे उससे पूछताछ करती है कि बताओ आखिर हुआ तो क्या हुआ। यहाँ पे एसएसपी राजीव मिश्रा होते हैं, वो अमित कुमार को सारी बात बता देते हैं कि देखो तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं, अब अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तो वो एसएसपी राजीव मिश्रा को टोटल डिटेल बताता है। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अमित बताता है कि ये नालदा के हिसला का रहने वाला है। अब हुआ क्या था कि आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, अमित ने पूरा अपना मामला कबूल कर लिया था कि उसने ही हत्या की थी। अब हत्या कैसे की ये पूरी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमित जो है नालदा जिले के हिसला का रहने वाला है। अब आज से 1 साल पहले क्या होता है, आज से 1 साल पहले ये बुजुर्ग महिला जो सुजाता देवी हैं वो अमित कुमार की दुकान पर आती हैं कोई सामान लेने के लिए। अब अमित कुमार सारा सामान तो निकाल देता है, लेकिन उसमें 1-2 सामान ऐसे होते हैं जो कि उसकी दुकान पर नहीं होते। इसीलिए अमित कुमार कहता है कि माताजी आप ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना नंबर दे जाइए, जैसे ही आपका सामान आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। अब वो बुजुर्ग महिला यानी कि सुजाता देवी उसको अपना नंबर दे देती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब जब वो अपने घर चली जाती है तो उसके बाद अगले दिन क्या होता है, अमित कुमार की दुकान पर वो सामान आ जाता है। तो अमित कुमार उस बुजुर्ग महिला को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि आपका सामान आ गया है, आप आके ले जाइए। लेकिन वो बुजुर्ग महिला क्या करती है, वो कहती है कि देखो मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घर पे कोई नहीं है, थोड़ी परेशानी भी है, तो तुम ऐसा करो, तुम वो सामान मेरे घर पे पहुंचा दो, जो तुम्हारे पैसे हैं मैं तुमको वो भी दूंगी और जो तुम्हारा आने का चार्ज है मैं तुमको वो भी दे दूंगी और एक चाय भी हो जाएगी, तुमसे जान पहचान हो जाएगी। तो अमित कुमार क्या करता है, उस बुजुर्ग महिला का सामान पैक करता है और सीधे सुजाता निवास पहुंच जाता है। अब सुजाता निवास पहुंचता है तो वहां पे कोई नहीं होता। तो जो बुजुर्ग महिला है सुजाता, वो अमित कुमार के लिए चाय बनाती है और उससे पूछती है कि कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, शादी हुई नहीं हुई, बच्चे हैं नहीं है, सारी जानकारी लेती है। और ऐसे ही अमित कुमार भी उनसे बात करता है और कहता है कि आपका नेचर बहुत अच्छा लगा हमें, आप बहुत अच्छे इंसान हो। अब क्या होता है, सुजाता जो है अमित को किसी न किसी बहाने से, सामान देने के बहाने से अपने घर पे बुला लेती थी और इसके बाद बातों ही बातों में इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत हो जाता है। और जैसे जैसे इनको मौका मिलता था, अमित जिसकी उम्र 30 से 31 साल है, वो सुजाता के साथ जिसकी उम्र 60 से 65 साल है, उसके साथ बारी बारी से संबंध बनाया करता था जब भी मौका मिलता था। और कभी कभी क्या होता था दोस्तों, ये जो सुजाता है वो अमित की पैसों से भी मदद किया करती थी। कत्ल से महज आधे 1 महीने पहले की बात है, वो अपने बड़े बेटे से 50,000 रुपये लेती है और अमित कुमार को दे देती है। तो इसका बेटा उससे बार बार पूछता है कि माँ आप मुझसे बार बार पैसे क्यों लेती हो। तो जो बुजुर्ग महिला सुजाता है वो बताती है
कि कभी मुझे दवाइयाँ चाहिए होती हैं, घर का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए होते हैं और तुम लोग मुझे पैसे देते नहीं हो। तो इसके बेटे जो हैं पढ़े लिखे थे, सेटल्ड थे, अच्छा कमा रहे थे, तो वो माता पिता को अपने को पैसे देने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो सुजाता जो है उसको बार बार पैसे दिया करती थी। पुलिस की जांच में कई ट्रांजैक्शन ऐसे थे जो कि सुजाता के बैंक से अमित के बैंक अकाउंट में पैसे गए थे। अब दोस्तों क्या होता है, अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। अब इसी बीच आती है 18 तारीख और 18 तारीख की सुबह लगभग 7 बजे का समय होता है। सुजाता को मालूम होता है कि उसके पति जो एन के श्रीवास्तव हैं वो कहीं पे जाएंगे, इसीलिए वो 7:30 बजे अमित को कर देती है कॉल और उससे कह देती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। अब अमित जो है वो उसे आने में, सुजाता निवास आने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है और वो पहुंचता है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास और वो सुजाता के घर में चला जाता है। पहले ये दोनों चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद में ये लोग बात करते हैं। एन के श्रीवास्तव घर पे थे नहीं, तो क्या होता है, अमित कुमार और सुजाता देवी ये दोनों बनाते हैं संबंध और संबंध बनाने में ये इतने अंधे हो जाते हैं कि घर का जो खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद करना भूल जाते हैं। अब जब ये लोग संबंध बना रहे थे, इतनी ही देर में अचानक से क्या होता है, सुजाता और अमित को किसी के चीखने की आवाज़ आती है, कोई जोर से इनके ऊपर चिल्लाता है। तो ये दोनों हड़बड़ा के देखते हैं दरवाजे की तरफ, तो पता चलता है कि एन के श्रीवास्तव दरवाजे के बाहर दरवाजे पे खड़े हुए हैं और उन्होंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब इसी बीच में क्या होता है, जो अमित कुमार है वो जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनने की कोशिश करता है, वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एन के श्रीवास्तव जो हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो एन के श्रीवास्तव थे वो थोड़ा बीमार रहा करते थे और इन्हीं की दवाई ज़्यादातर घर पे आया करती थी। अब अमित क्या करता है, वो तुरंत एन के श्रीवास्तव को उठाकर उसी बेड पे डाल लेता है जिस पे ये संबंध बना रहा था और इनके मुंह पर तकिया रख देता है और उसको दबाने की कोशिश करता है। अब इतनी ही देर में जो सुजाता है, उसने अभी कपड़े नहीं पहने थे, वो भागी भागी जाती है किचन में और किचन में से एक चाकू निकाल के लाती है और सीधे अपने पति एन के श्रीवास्तव के सीने पे मारना शुरू करती है और तब तक मारती है जब तक कि एन के श्रीवास्तव मर नहीं जाते। अब इसके बाद में जब एन के श्रीवास्तव मर जाते हैं तो वो दोनों उसको छोड़कर खड़े हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि ये हम लोगों से क्या हो गया। लेकिन अब अमित उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, जल्दी से चाकू को धो दो और अब हमें एन के श्रीवास्तव की लाश को ठिकाने लगाना है। अब सुजाता वैसे ही हाल में किचन में जाती है और उस चाकू पे से खून को धोने लगती है और अमित बाहर एन के श्रीवास्तव की बॉडी के पास खड़ा होता है और अब वो ये सोचता है कि अगर इस हत्याकांड का राज खुला तो सुजाता साफ साफ कह देगी कि अमित ने ही मेरे पति की हत्या की है। अब अमित को डर लगने लगता है और उसको ये लगता है कि सुजाता उसे फंसा देगी। अब वो क्या करता है दोस्तों, अमित जो है सुजाता के पास जाता है और उसके हाथ से चाकू खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सुजाता भी समझ जाती है कि शायद अब अमित सुजाता को मारने वाला है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, सुजाता अपने हाथ से चाकू छोड़ती नहीं है। अमित पूरी कोशिश करता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन सुजाता अपने हाथ से चाकू छोड़ती नहीं है। इसी बीच में इन दोनों के हाथ में उस चाकू से कट भी लग जाते हैं कई सारे। सुजाता जो है अमित की उंगली को काट लेती है, खा जाती है, तो अमित की उंगलियों पे सुजाता के दांतों के निशान भी पाए गए थे। लेकिन दोस्तों इस बीच में क्या होता है, सुजाता जो है उस चाकू को छोड़ती नहीं। इसी बीच में अमित के हाथ में जो मूसली होती है जिससे कि अदरक को कूटते हैं, वो पड़ जाती है किचन में से और वो उस मूसली को पूरी स्पीड से सुजाता के सर में मार देता है और जैसे ही सर में मारता है तो सुजाता चकवक होकर जमीन पे गिर जाती है और वो फड़फड़ा रही होती है, कुछ बोल नहीं पाती, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती। अब अमित क्या करता है, उसी चाकू को लेकर सुजाता के गले पे मार देता है और उसकी भी हत्या कर देता है। अब इसके बाद वो चाकू को अच्छी तरह से धोता है और जो टी शर्ट उसकी खून में हो गई थी उसे भी किचन में धोता है।
इसके बाद वो देखता है कि सुजाता ने सोने के कंगन पहने हैं, पायल पहनी है चांदी की, उसके नाक में कान में नथ हैं, कुंडल हैं, ये सारी चीज़ें वो उतारता है। सुजाता की उंगलियों में सोने की अंगूठी थी तो वो उतर नहीं रही थी, वो चाकू की मदद से उतारता है तो सुजाता की उंगलियों पे चाकू के निशान पाए गए थे। और इसके बाद वो अलमारी खोलता है, उसमें जो पैसे होते हैं, जेवरात होता है, वो सारी चीज़ों को निकाल लेता है। और उसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से जाता है सीधे वो एक सर्राफे वाले की दुकान पर, यानी कि ज्वेलर की दुकान पर, और वहाँ पे जाके वो उस सारी ज्वेलरी को गिरवी रख देता है और उसके अवज़ में उसे मिलते हैं 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपयों को लेकर वो अपने घर आता है, जिनमें से 75,000 रुपये वो अपनी दुकान के सामने ही एक अपार्टमेंट है, उसका पड़ोसी है, उसको चाहिए थे तो उनको दे देता है। अब वो सोच रहा था कि उसे पुलिस पकड़ेगी नहीं, वो बच जाएगा। लेकिन दोस्तों, पुलिस जो है जब अपनी पे आती है तो वो बाल की खाल को भी निकाल देती है। एक टी शर्ट की वजह से, जो उसने अमित ने नहीं उतारी थी, एक टी शर्ट की वजह से अमित पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। उसके बाद ये सारी कहानी सामने आती है और इसके बाद 75,000 रुपये जो सोना चांदी अमित ने लूटा था, वो जो चाकू जिससे हत्या की गई थी, मूसल जिससे सर को कूटा गया था, जो कपड़े पहने हुए थे, जो मोटरसाइकिल थी, पुलिस सारी चीज़ों को जब्त कर लेती है और उसके बाद उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना क्या है, अब ये सुनिए, ये मेन बात है। दरअसल जब मीडिया सुजाता देवी के घर के पास गई थी तो वहाँ पे आसपास के लोगों से पूछा गया सुजाता देवी कैसी है, तो किसी ने भी कैमरे पे कुछ नहीं बताया। लेकिन कैमरे के पीछे से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। उन लोगों ने बताया कि जो सुजाता देवी है वो थोड़ी रंगीन मिजाज की है। जब एन.के. श्रीवास्तव घर पे नहीं होते तो घर पे लोग आया जाया करते थे और उन लोगों में ज़्यादातर जवान लड़के हुआ करते थे। और इस बात के बारे में एन.के. श्रीवास्तव को भी पता चल गया था और इसीलिए इनके घर में आए दिन आए घंटे लड़ाई हुआ करती थी। अब एन.के. श्रीवास्तव को ये पता चल गया था कि सुजाता जो है रंगीन मिजाज की है, वो किसी को छोड़ती नहीं है। इसीलिए एन.के. श्रीवास्तव ने अपने घर पे जो दूध देने वाला आता है ना, उसकी भी एंट्री बंद कर दी थी और खुद ही दूध ले आया करते थे। दोस्तों, अब आपका क्या कहना है सुजाता देवी के बारे में या अमित कुमार के बारे में या इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।